Hello students, welcome to the 8th video of this chapter number 14, sources of energy. इससे पिछले वाले वीडियो में हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने एनर्जी फ्रॉम द सीज देखे थे, टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी. इस वीडियो में हम लोग कुछ और नॉन कन्वेंशनल ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज देखने वाले हैं, जिसमें पहला है जियोथर्मल एनर्जी. तो शुरू करते हैं. जियो का मतलब है अर्थ और थर्मल का मतलब है हीट. तो हम लोग अर्थ, लैंड के अंदर की हीट लेने वाले हैं एज एनर्जी सोर्स. बट आपको तो पता है कि हम लोगों को तो इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट है. तो क्या हम लोग वो अर्थ की हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, या हम अदरवाइज भी उसको यूज कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. मोल्टन रॉक्स फॉर्म्ड इन डीपर हॉट रीजन्स इनसाइड अर्थ्स क्रस्ट आर पुश्ड अप एंड ट्रैप्ड इन हॉट स्पॉट्स. ये क्या है? सो आपको तो पता है अर्थ्स क्रस्ट के अंदर, इवन आप अभी भी थोड़ी सी जमीन खोद के देखते हो अगर, तो थोड़ा सा वार्म लगता है. तो अगर आप जितना अंदर 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 जाओगे तो आपको लेट्स से 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, तो आपको बहुत हॉट मिलता है अर्थ. सो अर्थ जनरली इज वेरी हॉट इन द क्रस्ट. व्हाई इज दैट हॉट? बिकॉज द अर्थ कोर इज रेडिएटिंग. आपको तो पता है कि अर्थ कोर इज मोल्टन. बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है, अराउंड 4000 to 5000 डिग्री सेल्सियस. वो टेम्परेचर पे अर्थ का कोर है, तो वहां से एनर्जी रेडिएट होती रहती है, वहां से एनर्जी आती रहती है बाहर, एंड द अर्थ इज कूलिंग डाउन. अर्थ पहले बहुत गर्म था, अब अर्थ धीरे 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 ठंडा हो रहा है. बिकॉज सी, अंदर बहुत गर्म है तो धीरे धीरे हीट तो निकलेगी बाहर. तो वो हीट निकलते निकलते अर्थ का अलग आउटर पार्ट इज स्टिल वार्म वार्म वार्म, एंड फिर धीरे धीरे हीट रेडिएट होती रहती है. नाउ इतना गर्म होता है कभी कभी कि वहां पे जो रॉक्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं. इतना गर्म हो सकता है 300 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो सकता है. तो वो जो मोल्टन रॉक है, वो मोल्टन रॉक के कांटेक्ट में, सो मोल्टन रॉक्स आर फॉर्म्ड इन डीपर हॉट रीजन. सो हॉट क्यों था? बिकॉज वो अर्थ के कोर की तरफ है. एक और रीजन की वजह से वो हॉट होता है, मोल्टन होता है, वो इसलिए बिकॉज वहां पर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं. अभी रेडियो एक्टिव मतलब कुछ एमिशंस होते रहते हैं यूरेनियम से, प्लूटोनियम से. उन एलिमेंट्स से कुछ रेडिएशन निकलते हैं जिसकी वजह से वो गर्म होता है. सो उन कारणों की वजह से रॉक्स बिकम हॉट एंड दे मेल्ट. सो फॉर्म्ड इन डीपर हॉट रीजन्स इनसाइड अर्थ क्रस्ट, वो तो हमने देख लिया. और वो कभी कभी पुश अप हो जाते हैं. कभी कभी वो रॉक्स जो होते हैं अंदर, बहुत अंदर, वो कभी कभी ऊपर आ जाते हैं. मोल्टन रॉक्स मतलब ऊपर, मतलब यहां ऊपर नहीं, बट बहुत डीप से थोड़ा सा ऊपर कभी कभी मोल्टन रॉक्स आ जाते हैं. कैसे आ जाते हैं? तो कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज बोलते हैं उनको, जहां जैसे वोल्केनो जैसी जगह होती है, यहाँ कहीं पर कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं जिनको, वहां पर अगर कोई लोकेशंस पे, तो वो ऊपर आ जाते हैं. नाउ अगर वो अंडरग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आ गए, जस्ट थिंक अबाउट दिस. सो अभी हमने समझ लिया कि मोल्टन रॉक है, मतलब बहुत गर्म है. अगर वो समहाउ वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, अंडरग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में, ओके, ये हॉट स्पॉट्स जहां पर मोल्टन रॉक है, अगर वो कांटेक्ट में आ जाए तो स्टीम जनरेट होता है. अब इनका टेम्परेचर कितना है? 400, 500, 300 डिग्री सेल्सियस. अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, अंडरग्राउंड, ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में अगर आ जाए, तो वो वाटर डेफिनेटली गर्म होकर स्टीम बन जाएगा. और वो स्टीम ऊपर राइज होता है, और जहां से जगह होती है वहां से बाहर निकलने लगता है, और उन जगहों को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स. तो आपने देखा होगा ऐसे कुछ कंटिन्यूसली, कुछ अमेरिका में कुछ जगह है, कुछ न्यूजीलैंड में कुछ जगह है, जहां पर कंटिन्यूसली हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं. मतलब वहां पर लेट्स से आइसलैंड नाम की भी एक जगह है, वहां पर जनरली बहुत ठंडी है, बट एक कुछ लेक्स हैं जो फॉर्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हॉट वाटर, हॉट स्प्रिंग्स.
सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट कि अर्थ इतना गर्म है, बाहर एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, बट अर्थ इतना गर्म है कि वहां से हॉट वाटर आया। अब हॉट वाटर कैसे हुआ? वो मोल्टन रॉक्स से कांटेक्ट में आके ऊपर आया इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और ऊपर आके फिर से वार्म हो गया। सो दिस इज कॉल्ड हॉट स्प्रिंग्स। नाउ हम लोग ये एनर्जी को यूज कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो हम देखने वाले हैं। स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक्स इज रूटेड थ्रू अ पाइप। तो ये जो स्टीम ट्रैप हो जाता है उसको हम लोग पाइप से लेके आ जाते हैं। हमको पता चल जाता है कहां से होने वाला है, तो हम वहां पर पाइप भेज देते हैं और वहां से स्टीम आता है, और डायरेक्टली वो स्टीम को हम लोग टरबाइन रोटेट करने के लिए लगा देंगे। तो आपने वो वीडियो अगर मेरा देखा है इस प्लेलिस्ट में तो आप देख सकते हो, जहां पर मैंने बात की कि टरबाइन कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, स्टीम जो होगा वो स्टीम को लेके जाएंगे पाइप से और टरबाइन घुमाएंगे और फिर जनरेटर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई। सिंपल। स्टीम हमने नहीं गर्म किया, वाटर को स्टीम हमने नहीं बनाया, वो एनर्जी ऑलरेडी वहां थी, हमने बस उसको यूज किया। राइट? सो ये काइंड ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्स है। यहां पर आप कोई फॉसिल फ्यूल्स नहीं जला रहे हो स्टीम बनाने के लिए, यहां पर ऑलरेडी स्टीम है। समटाइम्स और भी तरीके होते हैं इसको जियोथर्मल प्लांट को चलाने के, जैसे अलग अलग टाइप के बाइनरी एंड और भी टाइप के होते हैं ड्राई स्टीम। सो उस तरीके से भी आप बना सकते हो, टरबाइन को घुमा सकते हो। राइट? वन मोर वे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेंड वाटर डीप एंड दैट हॉट वाटर विल कम आउट डेफिनेटली। राइट? आप गर्म पानी भेजो, आप भेज रहे हो गर्म पानी, और हॉट वाटर अपने आप आ जाता है, या फिर आप पंप से लेके आते हो, एंड देन यू यूज इट टू रन द टरबाइन। ठीक है? वो अलग अलग तरीकों से हो सकता है, बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज हमने जियोथर्मल अर्थ की हीट यूज की और स्टीम बना के टरबाइन रन किया। सो स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक्स इज रूटेड थ्रू अ पाइप टू अ टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ग्रेट। सो फिर से एक बार रिकैप करते हैं इसको। अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत गर्म है टेम्परेचर, और वहां पर कुछ रॉक्स मोल्टन फॉर्म में ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आते हैं तो वहां पर ऊपर मतलब अर्थ क्रस्ट के थोड़ा सा हायर लेवल पे, फिर वहां पर अगर ग्राउंड वाटर होगा तो वो ग्राउंड वाटर उसके कांटेक्ट में आकर ऊपर आ जाएगा। कभी कभी ऐसे ही आ जाता है तो हॉट स्प्रिंग्स बन जाते हैं, और कभी कभी हम पाइप लेके उसको स्टीम को लेके आते हैं और टरबाइन घुमा लेते हैं। दैट्स इट। तो इस एडवांटेज क्या क्या है देखो। एडवांटेज ये कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करने में पैसा नहीं, हाँ वो सेटअप करने में ज्यादा पैसा लगेंगे, बट प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं है, हमको ज्यादा नहीं लगने वाला। प्लस इट इज रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्यों सर? आप तो बोलेंगे अर्थ की एनर्जी कभी तो खत्म हो जाएगी यूज कर कर करके, अर्थ कभी ठंडा हो जाएगा, बट अर्थ की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हम कितना भी यूज कर ले वो बहुत ही लेस परसेंटेज होगा अर्थ की एनर्जी का। हम बहुत सारा यूज भी कर ले तो भी वो खत्म हमारे लाइफ टाइम में नहीं होने वाला है। सो इट इज काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एंड इट इज इन अ वे इट इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज आप फॉसिल फ्यूल्स तो नहीं बना रहे हो, फॉसिल फ्यूल्स तो नहीं जला रहे हो ना। राइट? यस, व्हेन यू डिग होल्स, और जब वो चीजें आती है डीप डाउन अर्थ से, तब वहां से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती है, CO2, मीथेन वगैरह वगैरह, सल्फर। सो ये सब जब चीजें निकलती है तो थोड़ा सा पोल्यूशन तो है, बट इट इज रिलेटिवली क्लीन। इट्स नॉट एब्सोल्युटली क्लीन, नथिंग इज एब्सोल्युटली क्लीन, कुछ ना कुछ नुकसान तो है ही, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होता ही है। सो इट इज रिलेटिवली क्लीन। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत सारे साइट्स पर आप नहीं कर सकते। जैसे कि आप हाइड्रो पावर प्लांट्स भी बहुत जगह पे कर सकते हो, थर्मल पावर प्लांट्स भी बहुत जगह पे लगा सकते हो, बट ये वाले उस और भी कम जगहों पर आप इसको चला सकते हो। मैंने आपको बताया कुछ जगह जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स, एक ऐसी लोकेशन होती है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स का मिलना होता है, वहां पर होता है अर्थ, जहां पर अर्थक्वेक या वोल्केनोज ज्यादा होते हैं, वहां पर आप कर सकते हो। सो कुछ कुछ कंट्रीज हैं जो इसको बहुत यूज कर रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड, USA, फिलीपींस, आइसलैंड। आइसलैंड भी लिखना चाहिए बिकॉज वो बहुत यूज कर रहे हैं।
आइसलैंड इज अ वेरी कोल्ड कंट्री, बट वो लोगों के पास में ये चीज बहुत ज्यादा, अर्थ के अंदर सी बाहर ठंडी है बट अर्थ के अंदर तो गर्म ही है, राइट? सो दे आर ऑल्सो यूजिंग दिस एनर्जी इन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, राइट? ग्रेट। सो इस पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी इज यूजिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट टू मेक स्टीम विच विल रन द टर्बाइन विच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स इट। जियोथर्मल एनर्जी का और भी यूजेस हैं, जैसे आप डायरेक्टली हाउसेस को भी वार्म कर सकते हो, वो सब चीजें भी है, बट देन हम लोग की बुक में इतना ही दिया है तो हम इतना ही रख रहे हैं, बाकी तो आप इंटरनेट पे बहुत अच्छे सोर्सेज से पढ़ सकते हो, राइट? सो इसको हटा देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। ओके, लेट्स सी यू दैट। टॉक अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज एन इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां पर एक एटम हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है यूरेनियम, या फिर हम लोग प्लूटोनियम या थोरियम भी यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं उसके साथ? न्यूक्लियर फिजन करते हैं। तो पहली बात तो न्यूक्लियर क्या है? न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से रिलेटेड ऐसा कुछ तो, राइट? सो क्या न्यूक्लियस में एनर्जी है? क्या किसी एटम में एनर्जी है? और एनर्जी है तो हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो हम लोग करते हैं फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब यह है कि आपके पास एक अभी फिलहाल एक यूरेनियम एटम है, और यूरेनियम एटम को आप हेवी एटम बोलते हो बिकॉज वो बहुत बड़ा एटम है और अनस्टेबल एटम है, टूट जाता है, अपने आप टूटने लगता है। सो इसको जब हम बॉम्बार्ड करेंगे एक छोटे से न्यूट्रॉन के साथ, न्यूट्रॉन के साथ, लो एनर्जी न्यूट्रॉन, मतलब ज्यादा जोर से नहीं, हम कुछ एनर्जेटिक, थोड़ा सा एनर्जेटिक न्यूट्रॉन अगर यूरेनियम को मारते हैं तो ये जो यूरेनियम है, ये यूरेनियम टूट जाता है। ये यूरेनियम 2 एटम्स में टूट जाता है, और ये लाइटर एटम्स है ऑब्वियसली। देखो ये एक हेवियर एटम है, इसमें एक न्यूट्रॉन मारा तो लाइटर एलिमेंट्स या लाइटर एटम्स बन गए। अब उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स 2, 3, 4, 10 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं उसके साथ, और वो न्यूट्रॉन्स और आगे वाले यूरेनियम को भी मारते हैं। सोचो अगर यहाँ पे बहुत सारे यूरेनियम एटम्स हैं, मैंने एक न्यूट्रॉन मारा तो वो यूरेनियम टूट गया लाइटर न्यूक्लियस में, लाइटर एटम्स में। अब उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकले हैं, और वो न्यूट्रॉन्स नेक्स्ट यूरेनियम को जाके मारेंगे, फिर वहां से कुछ और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, फिर वो और यूरेनियम को जाके मारेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये काइंड ऑफ चेन रिएक्शन है। अगर मैं एक रिएक्शन स्टार्ट करता हूं तो ये इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। मैंने अगर एक गिराया तो फिर सब लाइन से गिरने लगते हैं। ओके, सो इट्स अ चेन रिएक्शन, चेन, एक के बाद एक। बट ये जो रिएक्शन हुआ ना, ये यहां से लेकर ये जो टूटा है, इसमें बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी निकली है, बहुत ज्यादा, विच रिलीजेस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो रिएक्शन हुआ है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली है, एक एटम से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली है। तो ऐसा हमने बहुत करोड़ों बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स अगर रख दिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, दिस इज कॉज ड्यू टू डिफरेंस इन मासेस। अब ये क्या बात हुई? बात ये हुई कि सपोज यूरेनियम का मास अगर लेट्स से m है, लेट्स से बड़ा m है, अगर यूरेनियम का मास बड़ा m है तो ये जो प्रोडक्ट्स निकले ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका सबका मास मिला के छोटा m ही है। तो आप बोलेंगे एक मिनट ऐसे कैसे हो सकता है? मास कहां चला गया? अगर यूरेनियम का मास था इतना, तो जब प्रोडक्ट निकले तो इतना कम मास कैसे आ गया? थोड़ा सा डिफरेंस कहां है वो मास? सो उसके लिए आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन बताया था, और वो इक्वेशन था E इज इक्वल टू mc²। बट ये डेल्टा m लिखेंगे हम लोग। क्या मतलब है इसका? ये आपके एक्स्ट्राज में दिया हुआ है। तो ये तो आप समझ गए कि ये एनर्जी है, और ये जो डेल्टा m है ये है डिफरेंस इन मास।
डिफरेंस इन मासेस। तो देखो डिफरेंस इन मासेस मतलब चेंज इन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा मास था और ये जो कम मास है, तो ये जो मास का डिफरेंस हुआ है वो मास का डिफरेंस ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो न्यूटन आइंस्टाइन ने बोला था कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस, नॉट क्रिएटेड बट इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बट मास कैन कन्वर्ट टू एनर्जी, मास कैन कन्वर्ट टू एनर्जी एंड दैट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। एंड यू माइट बी वंडरिंग ये सी क्या है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर आप ये सबको कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा कि बहुत थोड़े से मास के डिफरेंस की वजह से भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, बिकॉज ये सी का स्क्वायर है, इट्स अ बिग नंबर। सो द पॉइंट इज कि जब हमने यूरेनियम को न्यूट्रॉन मारा, यूरेनियम छोटे छोटे एटम्स में टूट गया, कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकले, बट हुआ ये कि जो इनिशियली टोटल मास था और बाद में जो टोटल मास आया है वो कम था। कहां गया वो मास? वो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, और वही एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी। वाह, मास कम हो गया और एनर्जी निकली, और बहुत सारे एनर्जी निकली। ओके, 10 मिलियन टाइम्स कंपेयर टू एनर्जी रिलीज फ्रॉम कोल या कार्बन एटम। मतलब अगर आप एक यूरेनियम एटम लो और एक कार्बन एटम लो फॉसिल फ्यूल या कोल में, तो 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी निकलती है। कोल में अलग तरीके से एनर्जी निकल रही है, वो भी गर्म कर रहे हो आप तो उसमें से भी एनर्जी निकल रही है, वो भी स्टीम बनाता है, यहां से भी बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी निकल रही है एज कंपेयर टू द वन एटम। तो ये 10 मिलियन मतलब लाइक आप समझ रहे होंगे 1×10⁷ टाइम्स, मतलब करोड़ टाइम्स, राइट, 1 करोड़ टाइम्स एनर्जी निकल रही है एक एटम यूरेनियम से एज कंपेयर टू 1 एटम ऑफ कार्बन इन कोल। नाउ ये कैसे हो सकता है, राइट? सो इट्स अ बिग साइंस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स, इट्स अ बिग साइंस। आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको इसके बारे में और पता चलेगा, बट अभी के लिए इतना ही समझो आप कि कुछ तो मास गायब हो गया और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और मैंने आपको बताया आप न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रखते हो, इसको क्या बोलते हैं? फिजन। फिजन मतलब टूटना, फिजन मतलब ब्रेकिंग डाउन। तो ये जो ब्रेकिंग डाउन हो रहा है ये चेन रिएक्शन के जैसा होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। सोचो, पहले हमने एक यूरेनियम एटम को तोड़ा, फिर उससे 3 न्यूट्रॉन निकले, उसने और 3 यूरेनियम एटम को तोड़ा, फिर वो 3 यूरेनियम एटम से 9 निकले, फिर 9 को तोड़ा। ऐसे करते करते 3 स्क्वायर, 3⁻3, 3⁻4, ऐसे करते करते जबरदस्त रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। बट इट इज गेटिंग डेंजरस। आप समझ रहे हो, अगर एक एटम से इतनी एनर्जी निकलती है तो फिर इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, मिनट्स, इतनी सारे एटम्स रिएक्ट हो जाएंगे, इतनी सारी एनर्जी निकल जाएगी कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। और अगर हम कंट्रोल कर पाए तो उसको हम लोग समहाउ कंट्रोल्ड फिजन बोलेंगे। एंड बिकॉज सी वी डू नॉट वांट टू कॉज डिस्ट्रक्शन, राइट, कि सब खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए हम कंट्रोल रखते हैं उसको। आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो वो बॉम्ब बन जाएगा। यस, अ न्यूक्लियर बॉम्ब वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। न्यूक्लियर बॉम्ब का सेम प्रिंसिपल है, आप एक रिएक्शन स्टार्ट कर देते हो, डोमिनो इफेक्ट में सब कुछ गिरना, सब कुछ रिएक्ट करना स्टार्ट कर, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होने लग जाते हैं। सो जो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर आर्म्ड जो नेशंस है, यूएस, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, इन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे ही काम करते हैं, वहां कंट्रोल्ड नहीं, वहां अनकंट्रोल्ड, बिकॉज यू वांट टू कॉज डिस्ट्रक्शन। सो एनीवे, ये जो इतनी एनर्जी निकली उससे हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं और टरबाइन रन करते हैं, तो हमको पता ही है। हम कुछ ना कुछ तरीके से स्टीम बनाते हैं और उससे टरबाइन रन करते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यस, तो आप बोलेंगे वाह ये तो जबरदस्त है, अगर इस एनर्जी को आप कंट्रोल कर पाओ तो इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल। यस, सो देयर आर अ फ्यू एडवांटेजेस ऑफ दिस एनर्जी सोर्स। पहली बात तो ये है कि लो कार्बन एनर्जी सोर्स या लो एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन कहाँ है? ज्यादा तो नहीं है,
कुछ आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो लगेगा उतना ही, बाकी उसके अलावा इतना कार्बन बेस्ड कुछ है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो यूरेनियम बेस्ड। सो जो एयर पोल्यूशन होता है वो बहुत कम होगा। इट्स अ रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स अ रिलायबल सोर्स मतलब यूरेनियम अगर आपके पास है तो यू कैन कीप ऑन यूजिंग इट, और उसमें कोई एनवायरमेंटल कार्बन तरीके से कोई इंपैक्ट नहीं होगा, और तरीके से इंपैक्ट हो सकता है वो हम देखेंगे। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, सो वी नो दैट कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप बहुत एनर्जी इसमें से गेन कर सकते हो। यस, सो दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4। लेट मी जस्ट चेक। यस, इट सेज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सो यस, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, हमने बोल दिया। स्मोक नहीं होता है तो क्लीन एनर्जी जैसा है। बहुत ज़्यादा एनर्जीज निकलती है तो 10 मिलियन टाइम्स आप लिखना चाहो तो, सो इट इज द सेम थिंग। समझ गए आप लोग, रिलायबल भी लिख सकते हो। सो यस, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यस, लेट्स लुक एट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं कि ऐसा ही कुछ है क्या। ओके, वो बाद में लेते हैं 2 और 3। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस में पहला तो यह है कि स्टोरेज एंड डिस्पोजल इज रिस्की। पहली बात तो स्टोरेज, यूरेनियम आप लाओगे तो उसको स्टोर करना है। नाउ स्टोरेज इज वेरी डिफिकल्ट एंड रिस्की। व्हाई? बिकॉज अगर उसको ढंग से हमने स्टोर नहीं किया तो वो कुछ रेडिएशंस रिलीज करता है, कुछ रेडियो एक्टिव है वो, तो रेडिएशंस रिलीज करता है, और वो रेडिएशन से बहुत नुकसान हो सकता है प्लांट्स, एनिमल्स को। उससे कैंसर हो सकता है, वो रेडिएशंस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। सो यू हैव टू कंट्रोल दैट रेडिएशन एक्सट्रीमली वेल। सो स्टोरेज ऑफ यूरेनियम एंड डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं ये प्रोडक्ट्स भी रेडियो एक्टिव है, बट वो उतने यूजफुल नहीं है कि हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर सके, बट वो रेडियो एक्टिव है। तो वो फ्यूल का क्या करें? जो स्पेंट फ्यूल है, जो खत्म, ये तो फ्यूल है हमारा, ये स्पेंट फ्यूल है, खत्म, अब कुछ तो बच गया, उसको भी डिस्पोज करते आना चाहिए। अगर हमने उसको ऐसे ही नदी में छोड़ दिया, ऐसे ही जमीन पे छोड़ दिया, तो वो आसपास का एरिया रेडियो एक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस शहर में रहता हूँ और यहाँ से कुछ किलोमीटर पे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहां पर वो रेडिएशंस की वजह से बहुत नुकसान हो सकते हैं। आपने सुना होगा जापान में फुकुशिमा जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पर जब अर्थक्वेक आया तो वो पूरा शहर अबैंडन कर दिया उन्होंने। नोबडी इज लिविंग देयर नाउ। नो, व्हाई? बिकॉज अब वहां से लीक होने लग गए रेडिएशंस, अर्थक्वेक आ गया ना, सो लीक होने लग गए रेडिएशंस, और फिर लोग छोड़ दिए। सो वहां अगर आप देखो तो अभी भी वहां पर वो मशीन्स और वो स्कूल्स और वो सब कुछ है वहां पर, एंड पीपल हैव जस्ट लेफ्ट बिकॉज इट्स नाउ डेंजरस। सो स्टोरेज ऑफ यूरेनियम एंड डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स इज रिस्की सिंस दे आर रेडियो एक्टिव, एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज कंटेमिनेशन। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो कंटेमिनेशन है, उसको न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन भी बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक जर्म्स, इट इज सम अदर रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। मतलब अगर ज्यादा रेडिएशन भी आ गए तो भी वो एक कंटेमिनेशन के जैसा ही आप समझते हो, क्योंकि आपको नुकसान कर सकता है। यस, रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज, तो इवन स्टोरेज एंड डिस्पोजल के अलावा उस प्लांट में से एक्सीडेंटली लीक ना हो जाए कुछ रेडिएशंस, तो आपको उसको तरीके से स्टोर करना पड़ेगा। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम ज़्यादा दुनिया में है नहीं, इंडिया में तो बहुत कम, मतलब है ही नहीं, शायद बहुत कम है, तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंडिया के पास में थोरियम या प्लूटोनियम है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी, सो यूरेनियम इज़ द बेस्ट, और वो फिर रशिया वगैरह से इंपोर्ट करना पड़ता है। सो वो एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी कॉस्ट बढ़ा देता है, और इंस्टॉलेशन का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप समझ रहे हो कि सेफ्टी के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा कि कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। इनिशियल कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, उसके बाद मेंटेनेंस, उसके बाद डिस्पोजल, सब कुछ कॉस्टली हो जाता है। सो यस, देर आर अ फ्यू डिसएडवांटेजेस बट देर आर फ्यू एडवांटेजेस। जैसे आपने फिर से देखा, एयर पोल्यूशन नहीं होंगे ज़्यादा, और कार्बन फॉसिल फ्यूल्स पे रिलायबिलिटी अपनी कम होती है। राइट, गुड। सो लेट्स लुक एट 2 more questions. Exercise question number 2. Which of the following is not an example of biomass energy source?
हमने इतने सारे एनर्जी सोर्स पढ़े, तो आप मुझे बताओ कि बायोमास एनर्जी सोर्स क्या क्या है? ऑप्शंस में है वुड, यस, वुड इज अ बायोमास एनर्जी सोर्स. गोबर गैस, बायोगैस, यस, इट इज अ बायोमास. बायोमास मतलब इट केम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर वेस्ट. न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट रिलेटेड टू लाइफ, दिस आर एटॉमिक एनर्जी. ओके, एटम से है, यूरेनियम का और हमारा कोई वैसे कोई रिलेशन नहीं. कोल, यस, कोल हैज कम फ्रॉम डेड फॉसिलाइज्ड लिविंग बींग्स, है ना. सो यस, दैट इज डन. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी. सी, बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस सोलर एनर्जी से है, जैसे कि विंड एनर्जी सोर्स, ओशन थर्मल, या फिर टाइडल, वेव एनर्जी, ये सब है ना. सो ये जो एनर्जी सोर्सेज हैं ये सन से ही आए हैं बहुत सारे, तो राइट. लेट्स से कोल ऑल्सो was basically taken by, like, energy was taken by plants, they died and they got buried and then coal was produced. So ये सब basically सन से ही आया है. So they are asking इनमें से कौन से एनर्जी सोर्स बेसिकली सन से नहीं आए हैं? जियोथर्मल हैज ऑल्सो, बेसिकली जब अर्थ फॉर्म हो रहा था so it was hot because of, you know, जो पहले हुआ हिस्टोरिकली एकदम बिग बैंग के बाद जो चीजें होने लगी. सो बेसिकली इट हैज कम, द एनर्जी हैज कम फ्रॉम द सन एंड द स्टार्स, राइट. सो जियोथर्मल इज बेसिकली फ्रॉम द सन. विंड एनर्जी हैज कम फ्रॉम द सन. न्यूक्लियर एनर्जी हैज नॉट कम फ्रॉम द सन. सन से उसका कोई रिलेशन, वो एटॉमिक एनर्जी है. ओके, सो यस, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी. बायोमास एनर्जी, यस, बायोमास एनर्जी इज बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी. क्लियर, ग्रेट. सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी कर लिए, राइट. ओके, सो बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने किए, 8 वीडियोस हो गए हमारे. और इन वीडियोस में हमने बात की सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, जहां पर कुछ कन्वेंशनल, कुछ नॉन कन्वेंशनल, कुछ अर्थ के अंदर से, कुछ प्लांट से, वुड से, कोल से, ये सब एनर्जी सोर्स हमने देखे. कुछ क्लीन है, कुछ नहीं है. बट नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कोई एनर्जी सोर्स एब्सोल्युटली क्लीन है, बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं होता उसकी वजह से, या कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट नहीं होता, ऐसा कोई एनर्जी सोर्स है, या फिर हर एनर्जी सोर्स से कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है? सो ये आने वाले लास्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं. हम लोग इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ाई करते रहें.